एक छोटी सी बात ने दो भाइयों का घर तोड़ दिया होता अगर उस घर में एक आनंदी ना होती। तो एक बार फिर स्वागत है आपका कहानी का पोस्टमार्टम पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस दौर में जहां जिंदगी तेज नहीं गहरी हुआ करती थी, जहां लोग अमीर पैसों से नहीं रिश्तों से होते थे, जहां धूप तेज होती थी पर हौसले उससे भी ज्यादा। ये कहानी है उस भारत की जहां इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्म से होती थी। आज की इस कहानी में न शहर का शोर होगा न मोबाइल की घंटी, सिर्फ जिंदगी होगी अपनी सब सच्चाइयों के साथ। तो आइए बैठिए और चलिए लौट चलते हैं उस पुराने दौर में जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। रात गहरी हो चुकी थी और गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सन्नाटा इतना था कि हवा के चलने की आवाज भी किसी राज जैसी लग रही थी। लेकिन आज हम उस सन्नाटे को तोड़ेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो मिट्टी की खुशबू और पुराने रिश्तों की गर्माहट से भरी हुई है। ये कहानी आज की नहीं है, ये उस दौर की है जब घरों की दीवारें कच्ची होती थीं, लेकिन रिश्ते पक्के हुआ करते थे। जब बिजली की चकाचौंध नहीं थी बल्कि दियों की मध्यम लौ में चेहरे पढ़े जाते थे। ये कहानी है गौरीपुर गांव के एक ऐसे घराने की जिसका नाम कभी दूर दूर तक गूंजता था, और उस घर में आई एक ऐसी बहू की जिसने साबित किया कि बड़े घर की बेटी होने का असली मतलब क्या होता है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और उस इलाके के जाने माने व्यक्ति। उनके पूर्वजों का कभी बड़ा नाम था। कहा जाता है कि किसी जमाने में उनके दरवाजे पर हाथी झूमा करते थे, घोड़ों की टापों से उनका आंगन गूंजता था और उनकी हवेली की छत से पूरा गांव दिखाई देता था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और धीरे धीरे वो शानो शौकत मिट्टी में मिलने लगी। हाथी तो दूर की बात है, अब तो अस्तबल में एक बूढ़ी भैंस और कुछ कमजोर बैल ही बचे थे। हवेली के कोने कोने से चूना झड़ने लगा था। दरवाजे की लकड़ियां दीमक की वजह से खोखली हो गई थीं, लेकिन बेनी माधव सिंह की रूह में अभी भी वही पुरानी आन बान और शान बाकी थी। वो अब भी अपनी बैठक में जब हुक्का गुड़गुड़ाते तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक आ जाती थी, जैसे वो आज भी किसी रियासत के मालिक हों। उनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा रौब था। भले ही जेब खाली हो पर जुबान और तेवर आज भी नवाबों वाले थे। बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकांत सिंह और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। श्रीकांत पढ़े लिखे थे, शहर में नौकरी करते थे और अंग्रेजी तौर तरीकों को जानते थे, लेकिन दिल से वो बिल्कुल देसी थे। उन्हें गांव की रामलीला, दोस्तों की महफिल और घर का सुकून पसंद था। वो बीए पास थे और शहर के दफ्तर में काम करते थे, इसलिए गांव में उनका बड़ा मान सम्मान था। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। वहीं दूसरी तरफ लाल बिहारी, वो ठेठ का गबरू जवान था। पढ़ाई लिखाई से उसका दूर का भी वास्ता नहीं था। सुबह से शाम तक खेत खलिहान, कुश्ती और कबूतरबाजी में उसका मन लगता था। शरीर से भारी भरकम, चौड़ी छाती और चेहरे पर एक ऐसी तनाव वाली गंभीरता जो अक्सर अनपढ़ लोगों में देखी जाती है, जो बात से ज्यादा हाथ चलाने में विश्वास रखते हैं। उसे लगता था कि ताकत ही सब कुछ है। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच में एक और किरदार था जो इस कहानी की नींव है। वो थी श्रीकांत की पत्नी आनंदी। आनंदी एक ऐसे घर से आई थी जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते ही सोना बरसता था। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी मोटी रियासत के तालुकदार थे। उनके पास हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। आनंदी ने बचपन से कभी धूप की सख्ती नहीं देखी थी, कभी रसोई का धुआं नहीं सहा था। वो रेशम के गद्दों पर सोने वाली, चांदनी रातों में खुली छत पर कहानियां सुनने वाली नाजुक सी कली थी। जब उसकी शादी श्रीकांत से हुई और वो गौरीपुर के इस टूटे फूटे घर में आई तो सबने सोचा कि ये लड़की यहाँ टिक नहीं पाएगी। कहाँ वो महल जैसा मायका और ये साधारण सा घर जहाँ कभी कभी तेल और नमक के लिए भी सोचना पड़ता था। लेकिन आनंदी सिर्फ धन दौलत वाले बड़े घर की बेटी नहीं थी, वो संस्कारों वाले बड़े घर की बेटी थी। उसने बिना किसी शिकायत के अपने नए घर को अपना लिया। उसने महंगे कपड़े उतारकर सूती साड़ी पहन ली, नौकर चाकरों की आदत छोड़कर खुद रसोई संभाल ली। इसकी इस सादगी ने बेनी माधव सिंह का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आती तो आनंदी की मिसाल देती थी, बहू हो तो ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते जरूर है, और कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरी घर को जलाने के लिए काफी होती है। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। गर्मी की दोपहर थी, सूरज आग उगल रहा था और हवा बंद थी। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। श्रीकांत शहर में थे, वो सिर्फ शनिवार को घर आते थे। घर में सिर्फ आनंदी, बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी थे। लाल बिहारी सुबह से खेतों में शिकार खेलने गया हुआ था
और जब वो वापस आया तो भूख से उसका बुरा हाल था। उसने आते ही आवाज लगाई, भाभी खाना लाओ। आनंदी रसोई में थी। उसने जल्दी जल्दी थाली लगाई और लाल बिहारी के सामने रख दी। दाल थी और मोटी मोटी रोटियां। लाल बिहारी ने जैसे ही दाल में हाथ डाला वो भड़क गया। उसने देखा कि दाल में घी नहीं है। असल में हुआ ये था कि पिछले दिन ही घर का सारा घी खत्म हो गया था और आनंदी ने बचा कुचा घी दाल में डाल दिया था, लेकिन वो इतना कम था कि लाल बिहारी, जिसे तैरता हुआ घी पसंद था, उसे वो सूखा लगा। उसने चिल्लाकर कहा, दाल में घी क्यों नहीं है? क्या सारा घी अपने बाप के घर भेज दिया? ये शब्द आनंदी के दिल पर किसी तीर की तरह लगे। गरीबी के ताने वो सह लेती, काम का बोझ वो सह लेती, लेकिन अपने मायके, अपने पिता की इज्जत पर ये हमला वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पिता भूप सिंह ने इस शादी में इतना दहेज दिया था कि बेनी माधव सिंह का कर्ज उतर गया था और आज वही परिवार का एक सदस्य उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। आनंदी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए लेकिन सख्त आवाज में कहा, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का होता है लल्ला। मेरे पिता के घर में जितना घी नौकर चाकर खा जाते हैं, उतना तुम्हारे पूरे खानदान में त्योहारों पर भी नहीं आता होगा। बस यही वो पल था जब बात बिगड़ गई। लाल बिहारी, जो पहले ही भूख और गर्मी से परेशान था, इस जवाब को सुनकर आपे से बाहर हो गया। उसकी मर्दाना शान को ठेस लगी थी। एक औरत, उसकी भाभी, उसे जवाब दे रही थी। गुस्से में आकर उसने अपनी खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल आनंदी की तरफ फेंक दी। सोचिए उस मंजर को, एक मानदित घर की बहू जिसे फूलों की तरह रखा जाना चाहिए था, उस पर देवर ने हाथ उठाया। आनंदी ने सिर झुका लिया। खड़ाऊ उसके हाथ पर लगी और खून निकल आया, लेकिन शरीर की चोट से ज्यादा गहरी चोट उसके आत्माभिमान पर लगी थी। उसने एक शब्द नहीं बोला, न वो रोई न चिल्लाई। उसने सिर्फ लाल बिहारी को एक बार देखा, ऐसी नजरों से जो शब्दों से ज्यादा चुभती हैं, और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बेनी माधव सिंह को जब पता चला तो उन्होंने भी लाल बिहारी को नहीं डांटा, बल्कि उल्टा आनंदी के ही जुबान दराजी को कोसा। गांव का समाज जो अक्सर औरतों को ही दोष देता है, वही हुआ। लेकिन आनंदी के अंदर एक तूफान उबल रहा था। वो श्रीकांत के आने का इंतजार करने लगी। शनिवार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। ये 2 दिन आनंदी ने कैसे काटे, ये वही जानती थी। उसने अन्न जल त्याग दिया था। वो अपने कमरे में बंद अंधेरे में बैठी रही, बस दरवाजे की तरफ देख रही थी। जब शनिवार की शाम को श्रीकांत घर आए तो उन्हें घर का माहौल कुछ बदला बदला लगा। हमेशा हंसते हुए दरवाजे पर आने वाली आनंदी आज गायब थी। आंगन में वो चहल पहल नहीं थी। उन्होंने लाल बिहारी से पूछा, पर वो नजरें चुराकर चला गया। बेनी माधव सिंह हुक्का पीते रहे, कुछ बोले नहीं। श्रीकांत सीधे अपने कमरे में गए। वहाँ उन्होंने देखा आनंदी जमीन पर लेटी है, चेहरा मुरझाया हुआ। जब श्रीकांत ने प्यार से पूछा, क्या हुआ आनंदी, तबीयत तो ठीक है? तब आनंदी का सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोई। आंसुओं के सैलाब में उसने पूरी बात बता दी, कैसे लाल बिहारी ने मायके को गाली दी, कैसे उसने खड़ाऊ फेंक मारा। श्रीकांत शांत स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी पर हाथ उठाना और मायके की बेइज्जती, ये किसी भी स्वाभिमानी पति के लिए असहनीय था। उनका खून खौल उठा। वो गुस्से में तमतमाते हुए बाहर आए। बैठक में बेनी माधव सिंह हुक्का पी रहे थे। जब श्रीकांत ने ऊंची आवाज में कहा, दादाजी, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। फैसला कर लीजिए, या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या मैं और आनंदी। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गौरीपुर की चौपाल पर भीड़ लग गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता, देखा, पढ़े लिखे लड़कों का यही हाल होता है, बीवी आते ही माँ बाप और भाई को भूल जाते हैं। कोई कहता, बहू ने ही कान भरे होंगे, बड़े घर की है ना, उससे हमारा गरीब खाना पीना कहाँ पसंद आएगा। सब तमाशा देखने के लिए तैयार थे। गांव के कुछ लोग जो बेनी माधव सिंह से जलते थे, वो तो खुशी से झूम उठे कि चलो आज ये मंदिर टूटेगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर तनाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। श्रीकांत शहर में थे। वो सिर्फ शनिवार को घर आते थे। घर में सिर्फ आनंदी, बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी थे। लाल बिहारी सुबह से खेतों में शिकार खेलने गया हुआ था और जब वो वापस आया तो भूख से उसका बुरा हाल था। उसने आते ही आवाज लगाई, भाभी खाना लाओ। आनंदी रसोई में थी। उसने जल्दी जल्दी थाली लगाई और लाल बिहारी के सामने रख दी। दाल थी और मोटी मोटी रोटियां। लाल बिहारी ने जैसे ही दाल में हाथ डाला वो भड़क गया। उसने देखा कि दाल में घी नहीं है। असल में हुआ ये था कि पिछले दिन ही घर का सारा घी खत्म हो गया था और आनंदी ने बचा कुचा घी दाल में डाल दिया था, लेकिन वो इतना कम था
कि लाल बिहारी, जिसे तैरता हुआ घी पसंद था, उसे वो सूखा लगा। उसने चिल्लाकर कहा, दाल में घी क्यों नहीं है? क्या सारा घी अपने बाप के घर भेज दिया? ये शब्द आनंदी के दिल पर किसी तीर की तरह लगे। गरीबी के ताने वो सह लेती, काम का बोझ वो सह लेती, लेकिन अपने मायके, अपने पिता की इज्जत पर यह हमला वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके पिता भूप सिंह ने इस शादी में इतना दहेज दिया था कि बेनी माधव सिंह का कर्ज उतर गया था और आज वही परिवार का एक सदस्य उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। आनंदी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए लेकिन सख्त आवाज में कहा, हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का होता है लल्ला। मेरे पिता के घर में जितना घी नौकर चाकर खा जाते हैं, उतना तुम्हारे पूरे खानदान में त्योहारों पर भी नहीं आता होगा। बस यही वो पल था जब बात बिगड़ गई। लाल बिहारी, जो पहले ही भूख और गर्मी से परेशान था, इस जवाब को सुनकर आपे से बाहर हो गया।